तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा डेवलप किया हुआ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद अगर कोई देश प्रॉपर रूप से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है तो वो है रशिया। वैसे तो रशिया 2 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बना रहा है, लेकिन रशियन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर जब भी चर्चा होता है तब भी सबसे पहले नाम आता है सुखोई Su-57 फेलॉन का। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट को साल 2010 में ही रशिया की तरफ से दुनिया के सामने लाया गया था, पर 10 साल के बाद ही रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना पॉसिबल हो पाया है और 2 साल गुजरने के बावजूद अब तक रशिया के बेड़े में सिर्फ गिन के 2-4 एयरक्राफ्ट ही शामिल हो सका। और दोस्तों इस वजह से एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके के सवाल भी उठता है और सबसे बड़ा सवाल है कि रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट क्या 5th जनरेशन कैटेगरी के सबसे खराब तरीन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी सवाल का जवाब दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वेस्टर्न मीडिया में सुखोई Su-57 को लेकर जिन बातों का चर्चा किया जाता है उसमें असल में कितना सच्चाई है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशिया के तरफ से डेवलप किया हुआ सुखोई Su-57 फेलॉन असल में सिंगल सीटेड ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे रशिया के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर सुखोई डिजाइन ब्यूरो के तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के तरफ से अपने बेड़े के MiG-29 और सुखोई Su-27 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया गया है। रशियन मीडिया के दावों के मुताबिक रशिया की तरफ से जो 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 का निर्माण किया गया है, इसमें रशिया आधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुपर क्रूजर, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया है। और रशियन मीडिया का यह भी दावा है कि इस एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसे दुनिया के किसी भी अन्य स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22, F-35 या J-20 के साथ कंपेयर किया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो दुनिया में टोटल 3 देश मतलब अमेरिका, रशिया और चाइना के तरफ से 4 एयरक्राफ्ट मतलब F-22, F-35, सुखोई Su-57 और J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को डेवलप किया गया है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में एकमात्र F-35 ही अवेलेबल है। और इस वजह से अब रशिया और चाइना दोनों ही अमेरिका को काउंटर करने के लिए अपने एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारना चाहता है, पर सब कुछ डिपेंड करता है एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्टों के फीचर्स के ऊपर। दोस्तों ये जो सुखोई Su-57 है, इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और इन एयरक्राफ्टों को लेकर किया गया रशिया के दावे को कई बार वेस्टर्न मीडिया के द्वारा नकारा जा चुका है। वेस्टर्न मीडिया का मानना यह है कि रशिया के सुखोई Su-57 में कई तरीके की खामी है, जिस वजह से इसे 5th जनरेशन के सबसे निचले दर्जे के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। पर दोस्तों क्या ये खामी इतना अधिक है कि इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहना भी गलत होगा? और उससे जानने से पहले चलिए सुखोई Su-57 के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन के जमाने में ही सोवियत यूनियन नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का काम करना चाहता था। 1979 में सोवियत यूनियन की तरफ से डिसाइड किया गया था कि एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डिजाइन और डेवलप किया जाए जिसे 1990 के दशक में इस्तेमाल किया जा सके। और सोवियत यूनियन के साइंटिस्टों की तरफ से इसे सोवियत I-90 प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, या फिर कहते हो फैल्कॉन ऑफ द 90s। तब इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके मीडिया में यह भी बताया गया कि ये एक फ्यूचर का ऐसे एयरक्राफ्ट होगा जिसे मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट बोला जा सकता है, जो ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी के साथ साथ एडवांस एयर टू एयर फाइट को भी लड़ सकेगा। दोस्तों 1979 के इस प्रोजेक्ट के अंदर सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से अपना हिस्सा तो नहीं दिया गया, लेकिन सुखोई कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट के कारण अपना खुद का ही एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसे S-32 एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया। बाद में इसके डिजाइन को S-37 का भी नाम दिया गया, जबकि फाइनली इसे सुखोई Su-47 के नाम से पहचाना गया। जबकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद फंड के कमी के कारण और कई तरीके के मुश्किलों के कारण सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को कभी भी प्रोटोटाइप से आगे बढ़ा के एक प्रॉपर ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना संभव ना हो पाया। पर सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों की चाहत कभी कम नहीं हुआ और 1999 में फिर से एक बार रशिया की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुखोई 27 और MiG-29 जैसे लाइट एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता था और इस प्रोजेक्ट का नाम तब रखा गया T-50। रशियन गवर्नमेंट और सुखोई ब्यूरो के बीच में एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर इसके बाद चर्चा शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक उस दरमियान यह भी डिसाइड हुआ कि एयरक्राफ्ट का वजन 23 टन के आसपास होगा, मतलब ये उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके रिप्लेस किए जाने वाले एयरक्राफ्ट है। साल 2009 में रशिया के ऑफिशियल के द्वारा डिजाइन को अप्रूव किया गया, जबकि साल 2017 में ऑफिशियली T-50 प्रोजेक्ट को सुखोई Su-57 के नाम से डेजिग्नेट किया गया। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि उस दरमियानी रिपोर्ट आना शुरू हो गया कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन में कई तरीके के फ्लॉज है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट 23 टन वजन से बढ़ के 25 टन वजन का हो गया। क्योंकि इस तरीके के फ्लॉज को दूर करते करते एयरक्राफ्ट के आकार में भी परिवर्तन आया और एयरक्राफ्ट के वजन में भी परिवर्तन आया। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से सुखोई ब्यूरो के साथ करीबन 76 सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता हुआ, जिन्हें साल 2000
28 से 30 के अंदर संपूर्ण रूप से डिलीवर किया जाना है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट को रोल आउट साल 2019 में किया गया, जबकि फर्स्ट एयरक्राफ्ट का डिलीवरी साल 2020 में किया गया। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया में रशिया के इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाहे कितने भी नेगेटिव रिपोर्टें आए, लेकिन रशियन एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के ये जो सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट है, ये अमेरिकी डिजाइन के तुलना में काफी अधिक सुपीरियर है। दोस्तों, पिछले साल के अगर अक्टूबर महीने को ही देखा जाए तो रशिया के एक आर्म्ड एक्सपर्ट मतलब मिलिट्री एक्सपर्ट एलेक्सी लेनकॉफ के तरफ से रशियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एक वेस्टर्न मीडिया को कोट करते हुए यह भी बताया गया कि सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया के F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को हथियार, रोबोटिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में आउट परफॉर्म कर सकता है। असल में एलेक्सी लेनकॉफ की तरफ से यह बयान तब आया जब अमेरिकी न्यूज पोर्टल में एयरक्राफ्टों को लेकर नेगेटिव रिपोर्टें शुरू हुआ था, जबकि उनके द्वारा बयान देते हुए और भी कई तरीके के बातों का दावा किया गया, जिनमें यह भी दावा था कि इन एयरक्राफ्टों में दुनिया में सबसे बेहतरीन कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इवन उनका दावा यह भी था कि रशिया के 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 दुनिया का ऐसा पहला एयरक्राफ्ट है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोटोटाइप को कैरी कर रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में फिलहाल दुनिया में सबसे आगे है और अमेरिका इस मामले में रशिया से पीछे है। और इसी बात को उठाते हुए रशिया के द्वारा दावा किया जा रहा है कि रशिया दुनिया में पहला ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बेस से कर रहा है। पिछले साल रशिया के न्यूज एजेंसी के द्वारा यह भी रिपोर्ट किया गया है कि रशिया के एयरक्राफ्टों में अब तक तो ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, लेकिन रशिया बिना वॉरहेड के मॉकअप मिसाइलों को दागने का अभ्यास अपने सुखोई Su-57 के प्रोटोटाइपों के द्वारा कर रहा है। जबकि रशियन मीडिया का यह भी दावा है कि रशिया फिलहाल इस मामले में अमेरिका से काफी आगे है और अमेरिका अभी भी अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए तो क्या किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं कर पाया है और अमेरिका प्रयास चला रहा है कि अपने एरो हाइपरसोनिक वेपनों को जल्द से जल्द डेवलप कर सके। पर दोस्तों, रशिया के चाहे कितने भी दावा हो, लेकिन वेस्टर्न मीडिया के हर एक दावे को ठुकराया नहीं जा सकता। वेस्टर्न मीडिया के तरफ से सुखोई Su-57 के कई तरीके की खामियों को भी उभारा गया है और इनमें कई तरीके के रिपोर्ट में काफी अधिक सच्चाई भी है। जैसे कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेके रशिया ये नहीं दावा कर सकता है कि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन है। बेसिकली रशिया अब तक प्रॉपर 5th जनरेशन के इंजन को डेवलप नहीं कर सका और रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई Su-57 के जिन एयरक्राफ्टों को रशियन बेड़े में फिलहाल शामिल किया जा रहा है वो 4.5 जनरेशन के सुखोई 35 में इस्तेमाल होने वाले AL-41 इंजनों से ही लैस है। इस वजह से एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर भी काफी सवाल उठता है और ऐसे इंजनों के इस्तेमाल से ये कहना सही नहीं होगा कि एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली स्टेल्थ है, क्योंकि ऐसे 4th जनरेशन के इंजन की वजह से एयरक्राफ्टों में हिट का इश्यू तो आता ही है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर भी काफी अधिक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका का यह भी दावा है कि अगर रशिया के ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इतना ही अधिक खासियत है तो रशिया की तरफ से क्यों नहीं बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया के पास एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का रेट काफी अधिक है। मतलब अगर रशिया चाहेगा तो 76 एयरक्राफ्टों की डिलीवरी कुछ ही सालों के अंदर कर सकता है। पर साल 2020 में पहला एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के बाद साल 2022 होते होते रशिया को सिर्फ 3 टोटल एयरक्राफ्ट मिला है और इसी चीज का सवाल बनाते हुए अमेरिकी मीडिया में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में कई तरीके की खामियां हैं और इसे सुधारने के बाद ही बड़े मात्रा में रशिया को ऐसे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा। इवन रशियन एयरफोर्स भी ऐसे मुश्किलों के कारण से ही एयरक्राफ्टों को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत भी रशिया के साथ इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस में बनाए जाने वाले FGFA प्रोजेक्ट में था और एयरक्राफ्टों के कई तरह के खामियां और रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वर्क शेयर के ऊपर आनाकानी करने की वजह से भारत भी साल 2018 में इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर चुका है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सुखोई Su-57 दुनिया के सबसे घटिया तरीन 5th जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इससे भी निचले दर्जे के टेक्नोलॉजी चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है और चाइना जिसे एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहता है वो प्रॉपर्ली एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी नहीं है। बेसिकली चाइना के द्वारा अपने J-20 एयरक्राफ्टों को जहाँ पे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दावा किया जाता है तो वहीं पे अगर एयरक्राफ्टों की असलियत को देखा जाए तो इसमें कैनोट्स जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो कि एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाता है। जबकि दूसरी तरफ J-20 में तो AL-41 के जैसे इंजन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। J-20 में तो इससे भी निचले दर्जे के AL-31 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बेसिकली 3rd जनरेशन के और इनिशियल 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया गया था। इवन दोस्तों, इसके अलावा J-20 एयरक्राफ्टों को अगर चाइना के द्वारा अपने बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल किया गया है और रशिया अपने सुखोई Su-57 को बड़े मात्रा में शामिल नहीं कर पाया है तो इसका कारण ये कतई नहीं कि J-20 सुखोई Su-57 से सुपीरियर हो। बेसिकली चाइना के द्वारा दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को शामिल तो किया गया है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट में बताया जाता है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट और कई तरीके के टेस्ट को संपूर्ण नहीं कर सका।
सकेगा। जबकि कुछ महीने पहले ऐसे भी रिपोर्ट आया था कि चाइना के द्वारा 50 के भी अधिक J-20 एयरक्राफ्टों को तो निर्माण किया गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों में अब तक इंजनों को इंस्टॉल करना संभव नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।